Hello everyone. So today we'll be starting with our series on the Indian Contract Act of 1872. Now before proceeding further, we should know Indian Contract Act हमारा बनाया किसने? So the Indian Contract Act was made by James Stephen. ठीक है जी. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बेयर एक्ट बोलते हैं. ये हमारा बेयर एक्ट है जी. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे पास 11 चैप्टर्स. नाउ आउट ऑफ दीज 11 चैप्टर्स हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7. रिपील लिखा हुआ है सब जगह. और चैप्टर नंबर 11 रिपील्ड. तो इस ये रिपील का मतलब क्या हुआ? और रिपील हुआ तो ये कुछ बना नहीं बना तो क्या है? अब इसमें विल सी. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियली हैड 11 चैप्टर्स जब वो बना था इन 1872. फिर आउट ऑफ दीज 11 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 7 and chapter number 11 was repealed. Now this chapter number 11 discuss the provisions of sale of goods. तो जब ये चैप्टर रिपील हुआ तो ये बना हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. और हमारा चैप्टर नंबर 11 जो था दिस डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप. तो ये हमारा रिपील होके बना पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है जी. अब हम इस अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में द वील कवर द होल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एज वेल एज द पार्टनरशिप एक्ट. ऑल राइट. नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वील सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे बट हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में घुसने से पहले ये तो देखें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें करना क्या क्या है. ठीक. सबसे पहले वील स्टडी द जनरल प्रोविजंस. मीन्स द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और वी कैन से द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट शैल अप्लाई एवरीवेयर. तो ये हमारे जो जनरल प्रोविजंस हैं दे हैव बीन डिस्कस्ड चैप्टर 1 to chapter 6, which is section 1 to section 75. अब इस 1 to 75 को जब हम ब्रेक करते हैं तो पहले चैप्टर 1 and chapter 2 they talk about formation of contract. Chapter 4 and chapter 6 they talk about performance, breach or discharge of contract. Now, chapter 3 and chapter 5 they talk about types of contract. Chapter 3 talks about contingent contracts.
चैप्टर 5 टॉक्स अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये होते क्या है हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, वी आर लेफ्ट विद चैप्टर 8, chapter 9 and chapter 10. They talk about special types of contract of agency, indemnity, guarantee। और अब 7 और 11 तो हमारा रिमूव हुई गया, हमने चेक देखा अभी। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स कम टू दिस बेयर एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम दो चीजें देख पा रहे हैं। एक ये ईयर 1872, ठीक जी। So we are seeing this year 1872, and what is this act 9 of 1872? 25th April से 1872, सितंबर 1872। तो अब इन अलग अलग डेट्स का मतलब क्या है, क्या कहते हैं? सो जो ये वाली डेट लिखी होती है, सिंस एट द इनिशियल ऑफ एनी बेयर एक्ट, दिस डेट इज द इनैक्टमेंट डेट। एंड दिस डेट इन द सेक्शन 1 इज द एनफोर्समेंट डेट। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इनैक्ट हुआ 25 अप्रैल 2000 1872 में, और एनफोर्स हुआ फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1972 में, ठीक। अब हम ये देख पा रहे हैं हमारा ये ईयर भी 1872 है एनैक्टमेंट का, और एनफोर्समेंट का ईयर भी 1872 है। इसीलिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाम रख दिया। इज दिस द रीजन बिहाइंड दिस? नो। सो द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी एक्ट इज डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेशन। जरूरी नहीं है कि इनैक्टमेंट का ईयर या फिर एनफोर्समेंट का ईयर ये ही आपका नॉमेनक्लेचर में आए। अगर हम क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 देखते हैं, उसमें एनफोर्समेंट एनैक्टमेंट ईयर अलग है और नॉमेनक्लेचर में ईयर अलग है। तो दिस नॉमेनक्लेचर इज डिसाइडेड बाय द legislation. It may be the enactment year, it may be the enforcement year। ठीक है जी। अब इस एक्ट 9 ऑफ 1872 का क्या मतलब है? Now this act 9 of 1872 means that this was the ninth act of the year 1872। भाई इससे पहले 8 एक्ट और आए हैं उससे। ठीक है जी, आगे बढ़े। मैं कलर ब्लैक कर लेते हैं जी। हाँ, अब ये इसका प्रियम्बल। अब प्रियम्बल हमें क्या बताता है जी? अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा है, तो प्रियम्बल जो है हमें इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सुना बताता है।
क्या इंटेंशन थी कानून बनाने वालों की, जिन्होंने ये कानून बनाया? तो इट सेज, whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to contracts. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? Firstly, that in relation to any contract, the Indian Contract Act is not exhaustive. It states the general principles. So, uh, it says where it is expedient to define. So, firstly, it defines the basic terminologies that may be used in a contract for the enforcement of the contract, for making the contract, or whatsoever relating to the contract, and amend certain parts of the law relating to contracts. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट amends certain parts of law relating to contract, which says that before the enactment of this law, हर आदमी अपने कॉन्ट्रैक्ट का, हर आदमी का तरीका अलग था. कोई अपने कस्टम्स फॉलो करता था, कोई ट्रेड फॉलो करता था. तो उन सब जो जो डिफरेंस आ रहा था सबके अपने अपने कस्टम्स में और ट्रेड में करने के तरीके में, उनको एक बेसिक प्रिंसिपल से गवर्न करा गया, जिसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में और इन्फोर्स करने में. बट एज आई एम सेइंग कि दिस इज द जनरल दिस इज अ जनरल एक्ट, राइट? तो इसी के साथ फिर हम इसका पढ़ते हैं. अब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आता है जी आपके पास सेविंग क्लॉज. सेविंग क्लॉज कहता है नथिंग हेयर इन शैल affect the provisions of any statute, act, or regulation not hereby expressly repealed, nor any usage or customs of trade, nor any incident of any contract, not inconsistent with the provisions of this act. तो अभी सेविंग क्लॉज क्या कहता है जी? सेविंग क्लॉज ये कहता है जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इससे हम इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं सेविंग क्लॉज से, दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल एक्ट. ये जनरल प्रिंसिपल्स दे रहा है दैट शुड बी फॉलोड. हाउएवर, ये क्या ये बता रहा है कि जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते. कोई ऐसा स्पेशल लेजिस्लेशन है, एक्ट है, रेगुलेशन है, जो एक्सप्रेसली कह रहा है कि आप मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो करो, यहाँ पे वी में डिफर फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे. कोई यूसेज, कोई कस्टम्स जो पहले से फॉलो हो रहे हैं, अब देर आर सर्टेन यूसेजेस, देर आर सर्टेन कस्टम्स जो कि रिलीजन वाइज डिफर करते हैं. तो अगर वो उन चीजें चली आ रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनमें इंटरफेयर नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल दे आर एक्सप्रेसली बार्ड बाय एनी अदर स्टैट्यूट. ठीक है जी. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अब रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है जी, नॉलेज बढ़ाते हैं. So there was a concept in the early history, Damdupat, or we can say the rule of ठीक है जी. So this is a rule in Hindu law, which means that interest can never
exceed the principal. It means that the interest amount can never exceed the principal amount. So this was a rule in Hindu law, but we said that if expressly any act expressly says that any of the customs or the trade ritual must be abolished, then it is abolished. So even after the commencement of the Indian Contract Act, this was still in force. However, now it is abolished. अब तो आप कोर्ट केसेस देखेंगे जी, प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है कई केसेस में। ठीक है जी। अपने एक्ट पे तो किसी भी एक्ट में यूजुअली जो सेक्शन 2 होता है वो हमारा डेफिनेशन क्लॉज होता है और द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, राइट। हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेन उस पे आते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, पहले हम एक टेबल बनाते हैं जी। आप लिख लीजिए वो टेबल, अभी समझिएगा मत, वो समझेंगे बाद में आराम से। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस becomes a promise, and promise plus the consideration becomes an agreement. Now agreement plus enforceability by law becomes a contract। ठीक है जी। तो जो भी हमारे बेसिक प्रिंसिपल जो हम कवर करेंगे वो पूरे तरीके से हमारा इस टेबल पे, इस टेबल के हिसाब से चलेगा। तो ये टेबल हमें याद रखनी है फॉर रेफरेंस ओनली, ऐसा नहीं है याद रखनी है। तो हम इसमें प्रपोजल पढ़ेंगे अलग से क्या होता है, वील नॉट डीव डाइव इनटू व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज प्रॉमिस, कंसिडरेशन क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, व्हाट इज लीगल व्हाट इज इलीगल, कितनी दे सकते हैं कितनी नहीं दे सकते, कोई बार है या नहीं, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट, और अभी एनफोर्सेबिलिटी वाला लॉ का क्या मतलब है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है जी। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रपोजल। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्रपोजल। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होगा, प्रपोजल से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल, आइए अपनी बेरक उठाते हैं जी। सेक्शन 2 A says that, says what is proposal, when one person signifies to another, ठीक है जी, when one person signifies, ठीक है जी, to another his willingness to do or abstain from doing anything,
with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो अब जी आप देख रहे हैं मैंने इस प्रोविजन को अलग अलग कलर से अंडरलाइन किया है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो अब समझते हैं जी ये प्रोविजन कहना क्या चाहता। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, इसका मतलब है जी सिग्निफिकेंस का क्या, सबसे पहले सिग्निफाई का क्या मतलब, सिग्निफाई का मतलब होता है टू कम्युनिकेट। तो ये कहता है जब एक आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट करता है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने की या कुछ ना करने की, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, इस उससे कि उससे वो उसका असेंट मांगे कि करना है या नहीं करना, ये सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो जी आसान भाषा में इसका ये मतलब हुआ, अगर हम इसको सम अप करते हैं, प्रपोजल इज जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा कम्युनिकेट करता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। आप बताइए मेरे को, अपना आप असेंट दीजिए दैट शुड आई डू दिस वर्क और शुड आई नॉट डू दिस वर्क फॉर यू। तो ये सेट टू मेक अ प्रपोजल। ऑल राइट, तो दिस इज प्रपोजल। तो हम इसको ब्रेक करके हम अगर हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं, सबसे पहला है सिग्निफाई, टू सिग्निफाई। नाउ सिग्निफाई व्हाट, willingness. Now willingness of what, to do or abstain from doing what, anything। अभी एनीथिंग जो है ये इसका मतलब कुछ बहुत वाइड स्कोप की बात हो रही है जी, यहाँ पे स्कोप बहुत वाइड रखा गया है एनीथिंग से। ठीक है जी, वो अपनी विलिंगनेस क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर फॉर सच एक्ट और एब्सटिनेंस। ठीक है जी, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है जी, अब हम इन सब टॉपिक्स को, सबसे पहले हमने लिखा था जी सिग्निफाई। सिग्निफाई का क्या मतलब हुआ जी, टू कम्युनिकेट, इट मींस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, अभी कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट हम जो है किसी भी उसको, अभी हम इसके लिए सबसे पहले देखते हैं जी सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमको ये बताता है दैट प्रपोजल कैन बी कम्युनिकेटेड बाय एक्ट
एज वेल एज ओमिशन। ठीक है जी। एक्ट मतलब हो गया टू डू समथिंग, ओमिशन मतलब हो गया टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो हम कम्युनिकेट आदमी को कुछ बोल के भी कर सकते हैं जी, और कुछ ना एक्ट करके भी कर सकते हैं जी। तो आप पहले जी सेक्शन 3 देखते हैं ताकि आपको पता चले जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत। ठीक है जी। ठीक है जी, आइए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल are deemed to be made by any act or omission of the party proposing। ठीक है जी। By which he intends to communicate the proposal। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है दादा जी, आप प्रपोजल को कम्युनिकेट कर सकते हो बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन। अभी एक्ट और ओमिशन कौन करेगा? द पार्टी प्रपोजिंग, जो प्रपोजल देगा वही करेगा। बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट का जी क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इन ऑथराइज्ड वे दैट द प्रपोजल हैज द राइट दैट ही मे कम्युनिकेट इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स। ठीक है जी। समझ गए जी हम कम्युनिकेशन। सेक्शन 3 हो गया जी हमारा। अब हम इसी में पढ़ेंगे जी सेक्शन 9 क्या कहना है। आई बेयर एक्ट बोलते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजल इज मेड इन वर्ड्स, then the promise is said to be express। In so far as the proposal is made otherwise than in words, the promise is said to be implied। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है आइए। इसका मतलब सेक्शन 9 हमें ये कहता है कि प्रपोजल में बी एक्सप्रेस, प्रपोजल में बी इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का जी क्या मतलब है? एक्सप्रेस का मतलब होता है जी आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो बाय वे ऑफ वर्ड्स, मे बी रिटन, मे बी ओरल। ठीक है जी। इम्प्लाइड का मतलब होता है जब आप किसी चीज किसी को कुछ कम्युनिकेट करते हो बाय कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जी आप कोई आपने किसी से सवाल पूछा, उसने अपना बस हेड नॉड कर दिया हाँ में। तो हाँ में करा उसने हेड नॉट, तो आप समझ गए कि ही इज सेइंग यस। ना में किया तो नो। ठीक है जी। तो आप उसके कंडक्ट से ही पता लगा रहे हैं ना कि या तो वो हाँ कह रहा है या वो ना कह रहा है। उसने अपने मुंह से ना हाँ बोला ना ना बोला, बट उसके नॉडिंग ऑफ हेड से आप पता लगा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है जी। तो इम्प्लाइड का ये मतलब हो गया। अब हमने जो ये सेक्शन 3 देखा, जिसमें हमने कहा जी कि एक्ट, प्रपोजल कैन बी थ्रू एक्ट या ओमिशन। अब इसका मतलब क्या है?
एक्ट का ये मतलब है, हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ए बंदा एक रेस्टोरेंट में जाता है जिसका ओनर होता है जी बी। ठीक है जी। और ए रेस्टोरेंट में जाके एक ऑर्डर देता है खाने का अपना। तो दिस एक्ट ऑफ ए ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, दिस अमाउंट्स टू प्रपोजल। ठीक है जी। इट इंडिकेट्स दैट ही इज विलिंग टू पे फॉर द फूड। ठीक है जी। आगे बढ़े जी। अब हम देखते हैं जी ये ओमिशन का क्या मतलब है। ओमिशन मतलब जी कुछ ना करके अपना अपनी इच्छा कम्युनिकेट करनी। अब इसको भी हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं जी। सुनिएगा ध्यान से। इसमें हम क्या लेते हैं आपको समझाने के लिए सिंपल सी इलस्ट्रेशन। हम्म। एक ऑक्शनियर है ये। वो जो ऑक्शनियर जो ऑक्शन कंडक्ट करता है। ठीक है जी। ऑक्शनियर ने एक ऑक्शन में सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को बुलाया कि आप ऑक्शन में आए और बिड लगाएं। ठीक है जी। अब वाई अमाउंट वाई प्रोडक्ट का जो है ऑक्शन हो रहा है और उसका एक स्पेसिफिक प्राइस लेट से ए सेट करा गया बाय द ऑक्शनियर कि हम इस प्राइस से इस वाई प्रोडक्ट की ए प्राइस से बिडिंग स्टार्ट करें। ऑक्शनियर ने कहा जी मैं ये वाई प्रोडक्ट का जो बिडिंग है ए अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बिडिंग फ्रॉम दिस प्राइस कैन स्टे एंड अदर्स कैन लीव। ठीक है जी। जो उठ के चले गए उन्होंने तो एक्ट कर दिया जाने का। जो रह गए उन्होंने तो कोई एक्ट नहीं करा, वो तो पहले भी बैठे थे अभी भी बैठे हुए हैं। तो नाउ दिस उनकी तरफ से तो ऑमिशन हो गया टू नॉट परफॉर्म एनी एक्ट। नाउ दिस ऑमिशन amounts to proposal. It says that they are willing to pay that A amount for the Y product in the auction. ठीक है जी। आगे बात समझिए। हमने एक्ट पढ़ लिया, हमने ओमिशन पढ़ लिया, सेक्शन 3 हमारा कवर हो गया इन रिलेशन टू प्रपोजल। अब हमारा आगे जी सेक्शन 9 एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हमने मोटा मोटा देखा। आइए अब इसको लेट्स डाइव डीप डाउन इनटू दिस। तो सेक्शन 9 हमने पढ़ा था जी। सेक्शन 9 बताता है कि आप प्रपोजल जो है एक्सप्रेसली भी कम्युनिकेट कर सकते हो और इम्प्लाइडली भी। हमने अब तक पढ़ा एक्सप्रेस मतलब कि एनी बाय बाय वे ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइडली हमने पढ़ा कि बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है जी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी जी, जिसका नाम था हमारा अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल 1942।
A judgment of the foreign court. इसमें भी कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? In this, the court held that if any person asks for a service which is usually paid off, usually a paid service, so that person asking for service amounts that he is an implied promise to pay. ठीक है जी। तो इस केस में हुआ क्या था जी, जो हमारे डिफेंडेंट हैं उन्होंने प्लेंटिफ को कॉल किया और फायर ब्रिगेड की सर्विस, फायर ब्रिगेड बुलाई। ठीक है जी। तो फायर ब्रिगेड आ गई जी, आग वाग बुझा दी। तो जब प्लेंटिव ने अपना पैसा मांगा तो डिफेंडेंट प्लीडेड दैट ही हैज नॉट मेड एनी प्रॉमिस टू पे, क्योंकि उनकी सिंस एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो इसमें कोर्ट ने कहा जी जब आपने प्रपोजल दिया तो एक आपका इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे वहीं बन गया। आप फिर ये नहीं कह सकते जी कि मैं तो कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया था कि मैं पैसा दूंगा। अब आप एम्बुलेंस बुलाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो आप इतनी इमरजेंसी में होते हैं, आप कॉल करते हैं कि आप पैसे की कोई जिक्र नहीं करते। बाद में जब एम्बुलेंस का पैसा देने की बारी आती है तो आप ये नहीं कह सकते जी जब मैंने प्रपोजल दिया था एम्बुलेंस को कि आओ और एंड हेल्प मी, तो मैंने पैसे की कोई बात नहीं करी थी, तो नाउ आई वॉन्ट पे मनी, आप ये नहीं कह सकते। कोर्ट ये हमारा केस लॉ में यही बताता है जी दैट in such type of cases there is a implied promise to pay। ठीक है जी। अच्छा, तो अब एक, हाँ जी, इंटरेस्टिंग बात आई। हमने पढ़ा जी प्रपोजल। अब इंटरचेंजेबली हमने कई जगह देखा होगा ऑफर भी लिखा होता है। नाउ अब इस प्रपोजल और ऑफर में क्या फर्क है जी? अब इस प्रपोजल और ऑफर में जी हम आपको बताते हैं देयर इज नो डिफरेंस। इन इंग्लिश लॉ हम इसको ऑफर कहते थे, इन इंडियन लॉ हम इसको प्रपोजल कहते हैं। अब इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है दोनों उसमें, सो दे आर यूज इंटरचेंजेबली, अदरवाइज दे आर सिमिलर। ऑलराइट, ठीक है जी। तो आज हमने प्रपोजल देख लिया, कुछ पार्ट हमने उसका कम्युनिकेशन का भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर देखेंगे कि हमारा व्हाट इज एक्सेप्टेंस, फिर हाउ अ प्रॉमिस इज मेड, और इनके हम कम्युनिकेशन की टाइमलाइन देखेंगे, क्या कम्युनिकेट माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, हम कम्युनिकेशन कब रिवोक करेंगे, व्हाट इज कंसिडरेशन। तो वील स्टडी ऑल दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।